हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या फिर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के जो आप लोग के लेक्चर्स हो रहे थे, उसमें जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें आपने पढ़ा था कि मजदूरी भुगतान की पद्धतियां क्या होती हैं, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। तो उसमें हमने पढ़ी थी कि टाइम वेज क्या होती है, फीस वेज क्या होती है, साथ ही जो बैलेंस और डेप्थ वेज है, फिर कुछ इंसेंटिव वेज प्लान भी हमने पढ़े थे जिसमें हाउस होल्ड रोवन का पढ़ा था। आज की वीडियो में आगे जो और इंसेंटिव प्लान्स दे रखे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहले स्टार्ट करते हैं वो टेलर का हो जाएगा कि टेलर की विविधात्मक कानुसार दर योजना, टेलर्स डिफरेंशियल फीस रेट प्लान। और इससे प्रीवियस वीडियोस जो है उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें जो और चैप्टर्स हैं इसके वो सारे इंक्लूड हैं। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से देख लीजिएगा। काफी अच्छे में डिटेल में मैंने आपको चैप्टर्स को क्लियर किया, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल में चैप्टर्स को मैंने पढ़ाया है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो आपकी अच्छे से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो प्रिपेयर हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अच्छी लगेगी अगर वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। टेलर की विविधात्मक कानुसार दर योजना जो कि आपकी एक इंसेंटिव प्लान में ही आती है। तो टेलर जो थे उन्होंने जो ये पद्धति दी थी, जो मेथड दिया था, तो दो ऑब्जेक्ट्स को ये पूरा करने के उससे दिया था। पहला हो जाता है कि जो श्रमिकों की अपनी जो कार्य क्षमता होती, जो कैपेसिटी है, वो पूरी कैपेसिटी के साथ वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें, काम कर सकें। और दूसरा हो जाएगा कि मजदूरी में जब उनको ये रहेगा कि जो उनकी वेजेस उनको दी जा रही है उसमें किस तरह की कमी हो सकती है, तो वहां पर वो और अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर अब किस मेथड से या किस तरह से उनको मजदूरी दी जाती है, तो यहाँ पर एक दर निश्चित कर दी जाती है और वो दर जो रहेगी वो उन सारे श्रमिकों के लिए रहती है जो एक प्रमापित स्तर से कार्य करते हैं, और जो प्रमापित स्तर से कम पर कार्य करते हैं तो उनको जो प्रमाप निर्धारित किया गया है, जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है वेजेस देने का, उससे कम दर पे दी जाती है, जिससे कि वो और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित हों और उस दर तक पहुंच सकें, उस रेट तक पहुंचने की कोशिश करें कि जिससे वो ज्यादा अर्निंग कर सकें। तो ये हो जाता है जो टेलर की विधात्मक कानुसार दर योजना, यानी कि यहाँ पर दो रेट्स उन्होंने डिसाइड किए थे। एक रेट जो स्टैंडर्ड था और उसके अकॉर्डिंग दिया जाता था जो वेजेस होगी, और दूसरा रेट वो हो जाएगा जिसमें जो स्टैंडर्ड से कम पर होगा, यानी कि जो उस स्टैंडर्ड तक काम नहीं कर पाएगा उसको कम रेट से दिया जाएगा। इसीलिए इसे विविधात्मक कानुसार दर योजना कहा जाता है। इन्होंने जो ये मेथड लाया था वो इनकी समयानुगति गति अध्ययन से था, टाइम एंड मोशन स्टडी पर बेसिस था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक विधि थी, एक साइंटिफिक मेथड था। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि स्टैंडर्ड किस तरह से डिसाइड किए जाए, क्या उसका पैमाना माना जाए, किस आधार पर उसको हम एक लेवल सेट करें। तो यहाँ पर उनका ये टाइम एंड मोशन स्टडी पे था, इसलिए ये वैज्ञानिक माना गया था। इसमें ये रहेगा कि इसमें ना तो बहुत अधिक ऊंचा, बहुत अधिक ज्यादा वेतन दिया जाता है, ना ही इतना कम दिया जाएगा कि वहां पर वो जस्टिफाई ना कर पाए। तो इसकी अगर विशेषताओं की हम बात करें तो सबसे पहले तो हो जाएगी कि दो रेट्स होते हैं, दो दरें होती हैं। एक हो जाएगा हाई रेट, दूसरा हो जाता है लो रेट। इन दोनों में काफी अंतर होता है, तो इसलिए अंतर किया गया है जिससे कि जो कम रेट से जिसको वेजेस मिल रही हैं वो मोटिवेट होता रहे कि हम ज्यादा अच्छा काम करें, जिससे कि उस हाई रेट तक हम पहुंच सकें। उसके बाद है आपका उच्च दर वापस समय में अथवा उससे पहले जो कार्य समाप्त कर रहा है उसको मिलती है, और जो निम्न दर होगी निर्धारित कार्य पूरा नहीं करने वाले श्रमिक को दी जाएगी। यानी कि जो एक वापस समय के अंदर जो कार्य कर लेना था, अगर आपने नहीं किया तो वहां पर आपको कम रेट से मिलेगा जो वेजेस होगा, अगर आपने कर लिया है तो वहां पर हाई रेट से आपको वेजेस मिलेगी। उसके बाद आ जाता है कि 10 श्रमिकों को ये प्रणाली पर्याप्त प्रेरणा प्रदान करती है। यहाँ पर जाहिर सी बात है जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेट करती है, वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं जिससे कि उनको हाई रेट पर वेजेस मिल सके। इसलिए ये पद्धति काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी यूज भी की जाती है। अब जानते हैं कि इसके दोष क्या हैं, क्या इसकी हानियां हैं, क्या डीमेरिट हैं। तो इसका दोष जो है कि प्रमापित इकाई से कुछ ही कम उत्पादन होने पर, दर में अंतर हो जाने पर कुल मजदूरी जो होती है वहां पर काफी डिफरेंस आ जाता है। यानी कि क्योंकि उन्होंने 1.5 गुना काफी अंतर रखा था, जो हाई रेट थी और जो लो रेट थी उसके बीच में काफी डिफरेंस रखा था। तो वहां पर अगर थोड़े से भी कोई श्रमिक जो है वो चूक जा रहा है तो वापस समय में स्टैंडर्ड टाइम में प्रोडक्शन करने में, उसको काफी कम रेट से मिल रहा है जो वेजेस होगी वो। उसके बाद आएगा कि यदि यह प्रणाली सभी स्थानों पर अपना ली जाए तो कुशल श्रमिक के आकर्षित होने वाली बात अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर हर जगह पर एक ही ढंग से यूज होने लगे और सभी हाई रेट को पर ही करने लगे तो लो रेट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, जो कंपनी होगी, जो नियोक्ता होगा, उसका लॉस होगा। मजदूरी की दरों में अंतर होने से श्रमिक संघ इस प्रणाली का विरोध करते हैं।
इसलिए विरोध करते हैं कि सबकी एक जैसी क्वालिटीज नहीं होती, सब एक जैसे एफिशिएंट नहीं होते, तो सब एक साथ से काम भी नहीं कर पाएंगे। कोई ज्यादा अच्छे से कर पाता है, कोई ज्यादा स्पीड से कर पाता है, कोई कम स्पीड से कर पाएगा। प्लस ये भी होता है कि सबकी एज में भी डिफरेंस होता है, जो 20, 25 या 30 में लोग हैं उनकी काम करने की स्पीड ज्यादा होगी, या जो 40, 50 के अबव होंगे उनकी स्पीड कम होगी। तो इस वजह से भी ये रहता है कि क्या है, आपस में थोड़ी सी पक्षपाती है, जस्टिफाई नहीं करती है। तो ये हो जाएंगे इस मैथड के दोष। अच्छे से समझ लीजिएगा, टेलर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गैंट बोनस योजना। गैंट बोनस योजना जो है, इसका फुल नेम हो जाएगा गैंट टास्क एंड प्रीमियम प्लान भी कहा जाता है इसे। इनका जो फुल नेम था एचएल गैंट था, उन्होंने इस योजना को प्रतिपादित किया था। इसमें जो दिया जाता है पारिश्रमिक, श्रमिक को एक निर्धारित समय अनुसार मजदूरी की गारंटी दी जाती है। तो गैंट थे, उन्होंने इस प्रणाली को सामूहिक प्रेरणा के रूप में भी प्रतिपादित किया था, यानी कि सामूहिक रूप में जितना जो श्रम समूह है उस पूरे श्रम समूह को ये प्रभावित करती है। क्योंकि जो टेलर की थी तो वो इंडिविजुअली एक एक श्रमिक जो है, जो एक एक वर्कर्स हैं, उनको मोटिवेट करती है, लेकिन जो गैंट की है वो एक समूह को, यानी कि एक पूरे ग्रुप को मोटिवेट कर रही है। इसमें रहता है कि श्रमिक समूह द्वारा किए जाने वाला जितना प्रोडक्शन होता है उसकी मात्रा निश्चित कर लिया, यानी कि वर्कर्स का जो एक ग्रुप है वो कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकता है उसकी मात्रा निश्चित कर ली जाती है। और उसके बाद क्या रहेगा कि अगर वो ग्रुप जो है वो उस निर्धारित मात्रा से अधिक उत्पादन करते हैं तो वहां पर उनको बोनस दिया जाता है। अगर वो उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर उनको नॉर्मल वेजेस दिया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोनस एक्स्ट्रा दिया था। अब बोनस कितना दिया था, जो उनकी मजदूरी दी जा रही होगी उन्हें, जो उनकी वेजेस दी जा रही होंगी उसके 20% से 50% तक दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, अगर समरी में बोले तो एक श्रम समूह के लिए उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था कि कितनी क्वांटिटी में ये कितने टाइम में अपना प्रोडक्शन करें, कितनी क्वांटिटी कितने टाइम में होनी चाहिए इनकी उत्पादित। उसके बाद अगर उस तक वो पहुंच जा रहा है पूरा ग्रुप, तो वहां पर उनको वो बोनस देते थे। कितना देते थे, जो उनकी वेजेस होती थी उसका 20 to 50% तक देते थे। अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जितनी उनकी नॉर्मल वेजेस थी वो उनको दी जाती थी। तो ये हो जाएगी आपकी गैंट बोनस योजना। अगर गुण या दोष की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी की उनकी गारंटी थी कि हाँ इतना उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें ये रहता है कि जो टेलर की पद्धति, जो अभी आपने मेथड टेलर का पढ़ा, उसमें जो दोष थे वो दूर हो जाते हैं कि मोटिवेशन है सारी, क्योंकि सारा ग्रुप एक साथ में कर रहा है तो श्रम संघ भी इसका विरोध नहीं करेगा। तो ये सब हो जाते हैं इसके आप मेरिट और डीमेरिट्स। अब आ जाता है इमर्सन कार्य क्षमता पर ब्याज योजना, इमर्सन एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान। इसमें था कि इमर्सन का ये विचार था कि जो अधिकांश श्रमिक होते हैं, जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड कर लिया है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया होता है उसका 2/3 ही उत्पादन कर पाते हैं। तो वहां पर इनका मानना था कि एक दैनिक मजदूरी, यानी कि एक डेली वेजेस हम उनको रखें, उनका अश्योर्ड रहे, वो उनको आश्वासन मिले कि इतना उनको मिलेगा ही मिलेगा। मानना था कि जो श्रमिक या जो वर्कर्स हैं, जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता को 100% माना जाएगा और उनको क्या दिया जाएगा, जो उनकी डेली वेजेस होंगी उसका 20% बोनस दिया जाएगा। इन्होंने अलग अलग कार्य क्षमता के लेवल बना रखे थे, एक तरह समझ लीजिए 66.7% है, 90% है। इन्होंने अलग अलग लेवल माने थे, उसी लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग दैनिक मजदूरी के अलावा उनको वो बोनस देते थे, प्रीमियम देते थे। तो ये इस तरह से इन्होंने डिसाइड किया था। जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताया हुआ है कि 60.7% से 70% तक है तो 5% देना है, 70% से 89% तक है तो 10% देना है। अलग अलग उन्होंने परसेंटेज बना रखी थी। तो यहाँ पर जैसे कि टेबल पूरी बनी हुई है, एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है, टाइम दे रखा है कि एक वहाँ पे समय उन्होंने रखा है 8 घंटे का। प्रभावित कार्य के आधार पर कार्य क्षमता 10 इकाई प्रति 8 घंटा है। उसके बाद देय प्रभाजित दर है, बोनस है, जो समयानुसार मजदूरी जो दी जा रही है, तो आप देख रहे हैं सबको 4 रुपए ही मिल रही है, और लेकिन यहाँ पर जो बोनस एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो उससे कम टाइम में बना रहा है, तो उसकी कार्य क्षमता निकाली जा रही है, उसी के बेसिस पर टोटल उसकी वेजेस ज्यादा हो जाए, यानी कि डेली वेजेस उनको मिलेगी ही मिलेगी। उनको एक दैनिक मजदूरी निर्धारित है जो उनको मिलेगी, उसके ऊपर जो उनकी कार्य क्षमता का परसेंटेज निकाला गया है उसी के बेसिस पर उनको बोनस एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी इमर्सन की एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर अगर सीधे सीधे पूछता है कि जो ब्याजी योजनाएं हैं या फिर जो इंसेंटिव प्लान्स हैं उस पर एक टिप्पणी लिखिए और उसके बारे में बताइए, तो आप ये 5 भी लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो लाभ भागिता है यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग है, उसमें क्या चीजें दे रखी हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा आज के टाइम में, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन वहां पर
इम्पोर्टेंट रोल बहुत प्ले कर रहा है जो ह्यूमन रिसोर्स होता है। श्रमिक जो होते हैं, जो वर्कर्स हैं, वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी भी कंपनी में, किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में कोई श्रमिक ना काम करे तो वहां पर श्रमिक काम ना करें या काम एक दिन के लिए रुक जाए तो काफी लॉस होता है। तो इसलिए माना जाता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में, उसमें उनका भी कुछ अपना शेयर होता है, उनका भी कुछ हिस्सा होता है जो उनको मिलना चाहिए। वही हो जाती है लाभ भागिता यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग। अगर डेफिनेशन की हम इसकी बात करें, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो HR सीजर थे उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी कि लाभ भागिता एक व्यवस्था है जिसके अनुसार श्रमिक को लाभ में से अंश प्राप्त होता है या लाभांश पहले ही निश्चित कर दिया जाता है, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें उनका शेयर होता है और कितना शेयर होगा ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। वही हो जाता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग या फिर लाभ भागिता। अब लाभ भागिता क्या है? ये जो बेस पेमेंट किया जाता है उसी की एक प्रणाली, उसी का ही एक मेथड है कि उनको प्रॉफिट में शेयर देकर एक तरह से उनको रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है, उनको वेजेस दिया जा रहा है, उनका हिस्सा दिया जा रहा है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? इसके उद्देश्य ये रहते हैं कि जो काफी कुशल श्रमिक हैं, अच्छे हैं, स्किल्ड हैं, उनको स्थायित्व मिले, उनको, क्योंकि प्रॉफिट में ये रहता है कि उनको एक रेगुलर प्रॉफिट मिल रहा है तो उनका ये मेंटालिटी डेवलप होती है कि वो भी इस कंपनी का, उस फैक्ट्री का एक हिस्सा है, इसलिए वो वहां पर उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते, वहां पर रुकना चाहते हैं। श्रमिक असंतोष में कमी होती है, कच्चे माल और मशीनों के प्रयोग में मित्रता लाना, प्रशासन में सुधार और प्रदर्शन में कमी, औद्योगिक इकाई का प्रचार में प्रतिष्ठा में वृद्धि, ये सारे हो जाते हैं इसके उद्देश्य जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग मेथड है। क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं? मेरिट्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, तो अच्छे औद्योगिक संबंधों का विकास होता है क्योंकि आपस में जो उद्योगपति हैं और जो श्रमिक हैं उन्हीं में आपस में जो है विवाद रहता है, श्रम संघ जो है विवाद होते हैं, उनकी मांगे होती, डिमांड्स होती, क्योंकि अगर वो लोग नहीं मानते हैं, जो उद्योगपति हैं, जो प्रबंधक हैं, तो आपस में विवाद होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो खुद ही उसका एक हिस्सा है तो इसलिए वहां पर वो उस चीज में किसी भी तरह का विवाद नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो उनको प्रॉफिट में मिल रहा है हिस्सा, इसलिए वो कोई विवाद नहीं करते, तो आसानी से शांतिपूर्वक काम चलता रहता है। उत्पादन व्यय में कमी आती है, उत्तरदायित्व की भावना का उदय होता है क्योंकि आपको जब प्रॉफिट मिल रहा है, आप भी उस कंपनी का एक हिस्सा है, तो आप में अपने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है कि जो कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा भी एक अपना शेयर है, एक हिस्सा है, इसलिए वो आप और अच्छे ढंग से काम करना चाहते हैं, अपना समझ करके काम कर रहे होते हैं। श्रम बदली में कमी, क्योंकि वहां पर वो संतुष्ट होता है तो बार बार वो छोड़ करके नहीं जाता है, यानी कि स्विच नहीं करते हैं, एक जगह पर टिक कर काम करते हैं। और जब एक जगह पर रुककर आप काम करेंगे और बार बार उसी काम को करेंगे तो वहां पर क्या रहता है, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उसको करने में। फिर आएगा समाज को लाभ होता है, इससे समाज को क्या लाभ होता है कि उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन ज्यादा होगा, रोजगार ज्यादा मिलता है, रोजगार में एक ये रहता है स्थायित्व आता है, तो जीवन स्तर में वृद्धि होती है। राष्ट्र को लाभ रहता है क्योंकि शांति बनी रहेगी, औद्योगिक किसी तरह के झगड़े नहीं होंगे, शांति बनी रहेगी तो अच्छे से इंडस्ट्रीज अपना काम कर पाएंगी, प्रोडक्शन हो पाएगा, प्रोडक्शन होगा तो कंज्यूम किया जाएगा, कंज्यूम होगा तो इनकम बढ़ेगी, एक जो साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल होता है वो चलता रहेगा सही ढंग से। तो ये हो जाते हैं जो आपके प्रॉफिट शेयरिंग है उसके मेरिट्स या फिर लाभ। दोष क्या हो जाते हैं? दोष में रहता है कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो और अच्छे ढंग से काम करेंगे, लेकिन उनका ये भी है धारणा हो सकती है, ये भी वो सोच सकते हैं कि उनको एक प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, एक हिस्सा तो मिल ही रहा है, तो वो क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें, क्यों ध्यान दें इतना। इसलिए जरूरी नहीं है कि उतना उनसे हम सहयोग प्राप्त कर सकें, उतनी हेल्प मिल सके जितनी हमने सोची है। फिर आ जाता है कम लाभ के फलस्वरूप लाभांश की राशि कम वितरित की जाती है, यानी कि अगर लाभ कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है तो कम दिया जा रहा है, तो वहां पे वो ये फील करने लगते हैं कि कहीं उनसे लाभ को छुपाया तो नहीं जा रहा है या जानबूझ करके लाभ कम दिया जा रहा है। साथ ही ये रहता है कि कई बार प्रबंधक तथा श्रमिक में मतभेद हो जाते हैं, इससे भी औद्योगिक शांति भंग होती। तो वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भी तो कह सकते हैं ना, जिस तरह से वो अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए बात करते हैं उसी तरह से वो अपना प्रॉफिट के भी शेयर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, तो ये बात तो यहाँ पर भी आएगा। ये रहता है कि लाभ में वृद्धि होने से उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो क्योंकि लाभ बढ़ सकता है तो हो सकता है किसी टाइम पर लागतें कम आई हो, कॉस्ट कम आई हो, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा हो गया हो, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन ही बढ़ा हो, साथ में बहुत से रीजंस होते हैं ना। तो ये सारी हो जाएंगी जो लाभ भाग्यता होती है उसके डीमेरिट्स या फिर दोष, और भी बहुत से दे रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो अच्छे से बना करके आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा जो प्रॉफिट शेयरिंग मेथड होता है वो। इसके अलावा एक और मेथड आपका दे रखा है जो कि सहभागिता है, यानी कि को पार्टनरशिप है। इसमें क्या रहता है कि अभी जैसे कि मैंने बताया, धीरे धीरे अब काफी चेंजेस आ चुके हैं। पहले के टाइम में जिस तरह से प्रोडक्शन होता था और आज के टाइम में जो प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत से चेंजेस आ गए हैं।
तो यहाँ पर ये रहता है कि सहभागिता यानी कि को पार्टनरशिप, जो वर्कर्स होते हैं उनको उसमें एक हिस्सा देना, लाभ भागिता प्रॉफिट में हिस्सा देना, और सहभागिता में होता है जो प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है, उसमें उन्हें एक हिस्सा देना, उसमें उनकी हिस्सेदारी होना। इसमें क्या उनके ऑब्जेक्ट होता है, क्यों ऐसा किया जाता है कि जिससे जो सहभागिता में होता क्या है, इसमें क्या रहेगा कि जो श्रमिक होते हैं वो अपना उत्तरदायित्व को समझते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रबंध में मैनेजमेंट में एक हिस्सेदार होते हैं, उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है, उनसे भी परामर्श या जो है सलाह लिया जाता है। तो यहाँ पर उनको एक मानसिक संतुष्टि मिलती है, उनको एक ये रहता है, मेंटालिटी उनकी डेवलप होती है कि हाँ उस कंपनी में हमारा भी अपना एक हिस्सा है। तो यहाँ पर वो और ज़्यादा उत्साहित होकर और ज़्यादा मोटिवेट होकर अपना काम करते हैं। जो लाभ भागिता है यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग है, उसमें उनको वो थोड़ी सी अधूरी होती है कि वहाँ पर उनको प्रॉफिट तो शेयर किया जाता है, लेकिन प्रबंध में मैनेजमेंट में किसी तरह उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती। लेकिन इस मेथड में क्या रहता है, उनकी उसमें भी हिस्सेदारी होती है, उसमें उनके भी परामर्श को, उनकी भी सलाह को, उनके ओपिनियन को मैटर किया जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए यहाँ पर ये प्रणाली ज़्यादा इफेक्टफुल हो सकती है। तो ये हो जाएगा को पार्टनरशिप सहभागिता। अगर एग्जाम में आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकता है कि सहभागिता क्या है, तो आप आसानी से लिख पाएंगे कि जब श्रमिकों को लाभ के साथ साथ उनके प्रबंध में भी कंपनी के हिस्सा मिलता है, फैक्ट्री में या कारखानों के प्रबंध में भी एक हिस्सा मिलता है, तो वो हो जाती है को पार्टनरशिप सहभागिता, जिससे वो और ज्यादा मोटिवेट होकर अपना समझ करके काम कर पाते हैं। तो ये हो जाएगा सहभागिता। तो ये सब जो अभी हमने पढ़ी है, तो ये मौद्रिक अभिप्रेरणाएं पढ़ी हमने। जो प्रव्याज योजना है यानी कि जो इंसेंटिव प्लान होते हैं वो दो तरह के रहते हैं। एक हो जाते हैं जो मॉनेटरी होते हैं यानी कि मौद्रिक रूप से जो प्रेरित करने के लिए दिया जाता है, और दूसरे हो जाते हैं जो अमौद्रिक होते हैं यानी कि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं जो अमौद्रिक अभिप्रेरणाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, क्योंकि शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अमौद्रिक अभिप्रेरणाएं होती हैं वो क्या रहेंगी। तो यहाँ पर जो इस अमौद्रिक में, क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है कि हम उनको किसी तरह का कोई बोनस नहीं देंगे, कोई प्रीमियम नहीं देंगे, कोई एक्स्ट्रा वेजेस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर हम उनको अमौद्रिक तरीके से यानी दूसरे तरीकों से जो मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम कर सके, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, उन्हें अलग तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। वो कौन से टेक्निक हो सकती हैं? पहली हो जाती है प्रशंसा, प्रेस करना। जब कोई काम कर रहा है और आपको शाबाशी मिल रही है उस काम पर, तो आप और ज्यादा मोटिवेट होते हैं और ज्यादा आपका मन होता है कि हम उस काम को और अच्छे ढंग से कर सकें, जिससे कि हमको ज्यादा जो है प्रेस किया जाए, ज्यादा हमको शाबाशी दी जाए। तो जब श्रमिकों को, जो मजदूर हैं उनको, जो काम कर रहे होते हैं, उनको प्रेस करा जाता है, छोटी छोटी बातों पर उनको मोटिवेट किया जाता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो वहाँ पर निराशा नहीं होती उनको कि वहाँ पर वो सिर्फ एक छोटे से कर्मचारी हैं, एक छोटे से श्रमिक हैं, उनको ये फील नहीं होता। उनको लगता है हम भी इसका एक पार्ट है। तो यहाँ पर उनको प्रेस करके भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है। फिर आ जाता है कार्य परिणामों की जानकारी, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, कि उन्होंने क्या काम किया है, किस तरह से किया है, उसके रिजल्ट को उन्हें बताया जाए, जिससे कि जब रिजल्ट अच्छा होता है तो और मोटिवेट होते हैं कि हम और अच्छे से कार्य करें। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, इसमें रहता है कि जो श्रमिक होते हैं उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि वो भी इम्पोर्टेंट हो, यानी कि जिस चीज के लिए हमने उन्हें काम करने के लिए रखा होता है, वो जिस चीज में बहुत एक्सपर्ट हैं, अगर हम उनको वही काम करने को देते हैं तो उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ हमने काम अच्छे ढंग से किया। अगर किसी और काम को हमने दे दिया जो उन्हें इतने अच्छे से नहीं आता, तो वहां पर उस काम को करके भी वो सेटिस्फाई नहीं होते कि हाँ हमने वो काम सही किया है, ना उनको उस काम को करने में अच्छा लगता है। एकता की भावना, वननेस, कोमल या सद्भावी पर्यवेक्षण, यानी कि जो भी सुपरविजन किया जा रहा हो वो इस तरह से ना हो कि उनको ये लगे कि उनकी गलतियां बताई जा रही, उनकी कमियां ढूंढी जा रही, बल्कि इस तरह से किया जाए कि उनको लगे कि हाँ हमको मोटिवेट किया जा रहा है। आप किसी को समझाइए कि आपने ये गलत किया है, आप उसको डांट कर समझाइए, उसको प्यार से समझाइए। आप अगर डांट कर समझाएंगे तो वहां पर वो क्या होगा, वो ऑफेंड हो जाएगा, वो उस चीज को निगेटिव वे में लेगा कि आप उसकी गलतियां बता रहे हैं। आप तो हमेशा गलतियां ही बताते हैं, एक नॉर्मल सी बात है ना। घर में जो आपके अपने हैं आपको बताते हैं कि आपने ये गलत किया, तो अक्सर हम लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि हाँ आप तो हमेशा मेरी गलतियां निकालते हैं। लेकिन अगर आपको जो पॉजिटिव वे में लेकर के अपनी गलतियों को सुधारते हैं, तो आप और अच्छे बन करके निकलते हैं और अच्छे इंसान बनते हैं। और जो या फिर कुछ गलत हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट है आपका, तो वहाँ पर मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपने जो गलती की आप उसको सुधार लेंगे। तो यही होता है कि जो पर्यवेक्षण किया जा रहा हो, सुपरविजन किया जा रहा हो, इस तरह से हो कि वो उसको ऑफेंड ना हो बल्कि पॉजिटिव वे में ले सके। वर्क कंपटीशन यानी कि कार्य प्रतिस्पर्धा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप दो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर उनमें टीचर्स कभी कभी कंपटीशन जो डालते हैं, इसका रीजन ये भी होता है उन्हें पता होता है कि वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं करना चाह रहे,
तो वहाँ पर उनमें कंपटीशन डाला जाता है कि जब वो दूसरे बच्चे के साथ वो होते हैं कि हाँ हमें इससे आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, तो उस कंपटीशन में आके नॉर्मली वो जो नहीं कर पाते उसको भी करने लगते हैं। अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3-3 4-4 घंटे पढ़ने लगते हैं कि क्लास में फर्स्ट आ सके। आप लोगों में भी ये चीज होगी कि जब कंपटीशन में आप लोग जाते हैं, आपको ये रहता है कि हमें किसी से आगे निकलना है, तो आप ज्यादा मोटिवेट होकर ज्यादा अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज भी है कि वर्क कंपटीशन भी डालकर आप मोटिवेट कर सकते हैं। प्रगति संबंधी अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ प्रोग्रेस, कि जो उनकी प्रोग्रेस हुई है उससे रिलेटेड उनको एक्सपीरियंस होता है, तो उसको वो अवगत कराना, उनको बताना कि कल आप कहाँ पर थे और आज आप कहाँ पर हैं। तो इससे क्या होता है, वो मोटिवेट होते हैं कि हम कितना आगे बढ़ पाए या क्या हमें इम्प्रूवमेंट आई है, सुधार आया, वो समझ पाते हैं। तो ये सब हो जाती हैं अमौद्रिक अभिप्रेरणाएं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जिसके माध्यम से या जिसके मीडियम से आप मोटिवेट कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति को, वर्कर्स को, जिससे कि वो और अच्छे ढंग से काम कर सकें। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपने पढ़ा कि जो मजदूरी भुगतान की पद्धतियां हैं वो क्या हैं, उसमें कौन सी शामिल होती हैं, और उसको डिटेल में हमने समझा। जो नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि मजदूरी एवं वेतन प्रशासन, जो चैप्टर 11 है आपका, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।